डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण है और सभी लोग मुझे प्यार से छोटू कहते हैं। मैं किस शहर का रहने वाला हूँ ये आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि जिन शहरों में ऐसी घटनाएं होती हैं उन शहरों के नाम नहीं बताए जाते। लेकिन मैं अपनी कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरे पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन है और एक पार्टनर के साथ। बचपन से ही मैंने पैसे काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। मेरे पिता ने कभी भी तंगी महसूस होने ही नहीं दी, इसीलिए क्लास में मैं सबका फेवरेट हुआ करता था। सबके लिए मिठाई मैं लेकर जाया करता था और उस मिठाई को खाकर सब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे। क्या ही बताऊं वो कैसे दिन थे, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन। 10वीं तक इस तरह के हालात थे कि मैं अपनी दुकान पर जाता भी तो मेरे पिता कहते, तुम्हारे तो ऐश के दिन हैं, ऐश करो। लेकिन मैं अपनी दुकान पर मिठाई का डिब्बा लेने के लिए जाया करता था और ढेर सारी मिठाई भी खाया करता था। शायद इसीलिए मेरा वज़न बढ़ता गया और मैं 100 किलो से भी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। 1 क्विंटल तक हो ठीक रहेगा। बाकी सब मुझे छोटू के साथ मोटू भी कहने लगे थे। फिर भी जिसके पास पैसे होते हैं ना, उनके खिलाफ मुंह पर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। क्लास में कई लड़कियां थीं जो मुझ पर मरती थी। भले ही मेरा वज़न ज़्यादा था, लेकिन वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती थी। 2-3 लड़कियों को मैंने डेट भी किया था। अलग अलग रेस्टोरेंट लेकर जाता, उन्हें खिलाता। उसके बाद कोई और लड़की मुझ पर लाइन मारने लगती, मैं उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता। वैसे सही से कहूँ वो बस मेरी दोस्त बनी थी, जो शायद मेरा इस्तेमाल कर रही थी खाना खाने के लिए, महंगी महंगी जगह पर घूमने के लिए। मैं उन्हें गिफ्ट भी महंगे दिया करता था, लेकिन असल में उनसे जैसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं बना था। बस 2-3 दिन मेरा फ़ायदा उठाती, फिर निकल लेती। जब मेरे पिता को उनके पार्टनर ने धोखा दिया था ना, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था। मेरे पिता ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उसे ही पकड़ा रखी थी, वो सब हड़प गया और उसके बाद हमें तंगी के दिन देखने शुरू करने थे। उसके बाद मेरे पिता ने एक छोटी सी हलवाई की दुकान खोल ली, जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे। वो काफ़ी छोटी थी, जितने पैसे बनते वो घर के गुजारे जितने ही थे। वो घर भी उस पार्टनर ने हड़प लिया था, हमारे पास कुछ नहीं बचा था। मुश्किलों से हम घर का गुजारा कर पाते और तब मैं समझ पाया था, कोई स्कूल में अच्छा दोस्त था ही नहीं। वो लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए मेरे करीब आती थी। अब तो मेरी तरफ कोई देखता तक नहीं था। अब लोग छोटू कम और मोटू ज़्यादा कहते थे। मेरा वज़न ज़्यादा था, इसलिए सब मजाक उड़ाते। और अब पता चल रहा था कोई लड़की मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहती। जिसको मैं प्यार से बात करने के लिए करीब भी जाता, मजाक बनाकर मुझे दूर कर देती। 12वीं तक यही हाल रहा था। मुझे लगने लगा था अब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरे पिता कहा करते थे कॉलेज में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है आज के समय में, तुम्हारा दिमाग बड़ा होगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर अच्छी मिठाई की दुकान चलाएंगे और पहले की तरह तरक्की करेंगे। जब हमें गलतियों से सीखने का मौका मिले तो गलतियां भी अच्छी होती हैं। भले ही हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया हो, लेकिन हम सीख गए हैं। अब की बार कोई पार्टनर नहीं बनाएंगे, पिता बेटा मिलकर ही काम चलाएंगे। लेकिन कॉलेज में सब इतना ज़्यादा मजाक बनाया करते ना कि मैं थक चुका था ये मजाक सुनते सुनते। जेब में पैसे तक नहीं होते, खाने को मन तो करता लेकिन मैं खा नहीं पाता। वज़न फिर भी मेरा कम नहीं हो रहा था। माँ ज़्यादा रोटियाँ खिला दिया करती थी। माँ पैसे बचाकर मेरे लिए खाना ले आया करती थी।
जब शरीर बड़ा हो जाए ना तो भूख मिटती ही नहीं। आप इधर उधर की चीज़ें खाने लगते हैं जिससे आपका वज़न वहीं पर रहता है, आप पतले नहीं हो पाते। लेकिन मैंने तरीका ढूंढ लिया था बेइज्जती से बचने का, वो है लोगों से दूर रहना। जिंदा लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, अगर आप उनसे ही दूर हो जाएं तो कोई बेइज्जती करेगा ही नहीं। मैं शहर से दूर निकल जाया करता था, खेतों में, जंगलों में, ऐसी जगह जहां कोई इंसान न मिले। अब जानवर बेइज्जती नहीं करते, वो तो हर बार आपसे प्यार से ही मिलते हैं। इस तरह मैं जंगल जाता, गार्डन जाता, वहां बैठा रहता, पक्षियों को देखता रहता, पेड़ों को देखता रहता। कई बार जवानी का जोश मुझ पर आता, मैं कॉलेज जाता, किसी लड़की को प्यार से देखता, लेकिन हालत ऐसी थी कि हर लड़की मेरी बेइज्जती कर देती। अब मुझे लगने लगा था ताउम्र मुझे अकेला ही रहना होगा, इसीलिए अब शहर जाना मैंने छोड़ दिया था। क्लास लगाता, उसके बाद सीधा मैं किसी न किसी गार्डन की तरफ या जंगल की तरफ निकल पड़ता। एक शाम जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में मेरी कॉलोनी के कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। ये वो लड़के थे जिन्हें कभी मैं दोस्त कहा करता था, इन्हें मिठाई खिलाया करता था। अब मिठाई मैं दे नहीं पा रहा था, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा चढ़ते, मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते। मोटा मोटा कहकर चिढ़ाया उन्होंने, और वो 5 लड़के थे, मिलकर मुझे पीटने लगे थे। मेरा वज़न ज़्यादा था, इसीलिए उनको धक्का देकर वहाँ से मैं निकल तो लेता, लेकिन वज़न ज़्यादा हो तो तेज़ भी नहीं भाग सकते। वो फिर पकड़ लेते, गिरा देते, फिर से पीटने लगते। बड़ी मुश्किल से पिटा पिटाया मैं रात के 8 बजे रोता रोता घर भी नहीं आना चाहता था। मैंने अपनी वो बाइक उठाई और उसके बाद सीधा मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। माँ ने कहा था कहाँ जा रहे हो? मैंने माँ को कह दिया किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैंने अपने आंसू संभाले थे और सीधा मैं जंगल में पहुँच गया था, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करता। बाइक उठाकर मैं सड़क से भी नीचे उतर गया। वो जंगली इलाके में मिट्टी सपाट थी, इसीलिए बाइक चलाई जा सकती थी, बस किसी पेड़ से टकरा ना जाऊं। कई बार ऐसे पेड़ काफ़ी करीब होते और मेरा मोटा पेट उसमें फंसने की कगार पर होता, छिल जाता पेट, लेकिन मैं बाइक नहीं रोकता। अब मैं जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वहाँ मुझे एक लड़की नज़र आई। वो धीरे धीरे चलती हुई लड़की एक पेड़ के पास से गुजर रही थी। वहाँ मैंने बाइक रोक ली। अब उस पर हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी और मैं देख रहा एक लड़की जंगल में क्या कर रही है। ज़रूर ये कोई भूत प्रेत होगी, भागो यहाँ से। ये सोचकर मैंने बाइक दूसरी तरफ कर ली, लेकिन उसने चमकदार कपड़े से पहने हुए थे, लेकिन गाँव की लड़की लग रही थी वो। फिर मैं जंगल से बाहर आ गया। जितना भी रोना मैं रो रहा था सभी निकल गया। मुझे बार बार डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो मेरा पीछा करेगी। फिर मैं शहर पहुंचा, तब जाकर सांस में सांस आई। लेकिन फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, ये दर्द काहे ख़त्म नहीं होता। ये बात अपने आप से कर रहा था मैं। वो रात रोते रोते बिताई थी मैंने। अगले दिन मैंने ये सोचा कि शहर में किसी से मिलूंगा ही नहीं। कॉलेज के बाद सीधा किसी न किसी गांव में पहुंच जाया करूंगा। वहाँ के लोग तो अच्छे होते हैं ना, चलो लोग अच्छे ना भी हुए, दूर बैठकर लोगों को देखूंगा। पास के गांव में एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में जाकर देखता हूँ। मैं शाम के वक्त बाइक उठाकर सीधा पहुँच गया उस मेले में। वहाँ मेले को देख रहा। अब था तो मैं जवान ही ना, ध्यान मेरा बार बार लड़कियों की तरफ भी जाता, लेकिन अपने दिल को मैं समझा लेता। अगर किसी की तरफ 2 सेकंड देखा भी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगी। दिखने में मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आने वाली, इसलिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए। खुद को समझा तो रहा था, फिर भी नज़रें थोड़ा बहुत उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ चली ही जाती थी। मैं उसके बाद सोच रहा, करूँ तो करूँ क्या? किसी एक लड़की को भगवान ने मेरे लिए भी तो शायद बनाया ही होगा ना। कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़की तो आएगी ना। और अब मैंने एक अलग फंडा अपनाना शुरू कर दिया था। आपके आसपास जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हों, जो आपको लग रहा है कि आपकी हम उम्र हैं, उनमें से सबसे थकेली को चुनो, शायद वो हाँ कर भी दे। खूबसूरत तो बहुत नकचड़ी होती हैं, जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं
शायद मुझे भाव दे ही दे। अब मैं मेले में नजरें घुमाने लगा। इसमें सबसे थकेली कौन सी लग रही है? ऐसी कौन सी लग रही है जो बिल्कुल सुंदर ना हो? शायद कुछ बातें ही करे जो बिल्कुल मेरे जैसी हो। वहां मैं देखता रहा, कोई लड़की नहीं दिखी। तब एक छोटी सी चूड़ियों वाली दुकान के पास एक लड़की दिखी। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक नजर आती थी। मेरी आंखें उस पर इसलिए नहीं टिकी थी कि वो सबसे थकेली थी, इसलिए टिकी थी कि वो कपड़े देखे देखे से लग रहे थे। ये तो वो लड़की है जो जंगल में दिखी थी। अरे बिल्कुल वैसी लग रही है। अब वो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरी नजरें उस पर टिकी हुई। ये जंगल से आती है, इतनी दूर इस गांव में क्या करने आती होगी? वहां जंगल में क्यों रहती होगी? और अकेली लड़की जंगल में घूमना सेफ नहीं होता। मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए, और वैसे भी और कोई तो हाँ करने वाली नहीं। शायद ये हाँ कर दे, शायद ये बहुत ज़्यादा गरीब हो, मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूंगा, इस बहाने थोड़ी सी सहानुभूति जीत लूंगा, शायद इसका दिल भी जीत पाऊं। मैं उन चूड़ियों की दुकान के पास जाकर चूड़ियां दिख रहा था। इसी के साथ मैं उस लड़की को करीब से भी देखना चाहता था। पता नहीं क्यों एक अलग सा खिंचाव था उसमें। बार बार उसके बारे में सोच रहा था। शायद उससे सहानुभूति सी हो गई थी। बेचारी कितनी दूर से चलकर आती है, जैसे उसे पसंद सा करने लगा था। भले ही वो खूबसूरत नहीं थी, वो चूड़ियां देख रही, इसी के साथ मैं भी चूड़ियां देख रहा, और वो आदमी मेरी तरफ देख रहा। कुछ देर मैं चूड़ियां देखता रहा। उसके बाद उस आदमी ने खुद कह दिया, भाई साहब आपके कोई चूड़ी आने वाली नहीं, आप चूड़ी मत पहनना। और मुझे उस पर गुस्सा आया, मुझे चिढ़ा रहा था। मैं थोड़ा आगे गया और वो लड़की भी। अब आगे लकड़ी के ग्लास लगे हुए थे। वो पानी पीने वाले ग्लास थे, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन के, कांच के भी, लकड़ी के भी, प्लास्टिक के भी। वहाँ मैं भी वो ग्लास देखने लगा। तब वो लड़की भी ग्लास देख रही थी। तब उस लड़की ने पूछा, ये ग्लास कितने के हैं? मैं ये खरीदना चाहूँगी। तब उस आदमी ने रेट बताया और उस लड़की ने पैसे भी दे दिए। उसके बाद वो आगे की तरफ चलने लगी, और मुझे लगा उसने यहाँ से कुछ खरीदा है तो मुझे भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहिए ना। मैंने उस आदमी को कहा, ये ग्लास कितने के हैं? उस आदमी ने भी मजाक में कहा, भैया आपकी सेहत देख के लगता है कि आप ग्लास मत खरीदो, आप बाल्टी खरीदो, उसमें पानी पियो। मैं थोड़ा और चिढ़ गया और उसके बाद उसको 100 रुपए दिए। ज़्यादा ही दिए थे जितने के वो ग्लास थे, और ग्लास को उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। अमूमन अगर कोई मुझे इस तरह का जवाब देता है तो वहाँ से मैं निकल आता हूँ, लेकिन उस लड़की ने वहाँ से कुछ खरीदा था तो मैं भी कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहता ही था। 3-4 दुकानों पर मैं उसके पीछे पीछे गया था, और उसके बाद उसे समझ आने लगा था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। और शायद वो 2 बार मेरी तरफ देखकर इस तरह भौचक्की भी हो गई थी, जैसे उसने पहचान लिया हो कि मैं भी जंगल में बाइक चलाता हूँ। उसके बाद जलेबी वाली दुकान पर जैसे ही मैं पहुंचा, वो लड़की पलटी और गुस्से में मुझे कहने लगी, तुम पीछा कर रहे हो ना, तुम पीछा कर रहे हो ना। उसने जब ये ऊंची आवाज़ में कहा था, मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे हाथ कांप रहे थे, टांगें कांप रही थी, क्योंकि अब सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, मुझे पीटने लगेंगे, और इसे भी पता लग गया मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। अब क्या होगा? सब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे, यहाँ से भागने भी नहीं देंगे। मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा ख्याल थे कि मेरी ज़बान हिल नहीं पा रही थी। वो पूछ रही थी, पीछा कर रहे हो, पीछा कर रहे हो। मेरे चेहरे का रंग उतर गया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं पीछे की तरफ हटने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं तो मरा। मैं उल्टे पांव वहाँ से भागा था। भले ही इतना मोटा हूँ, भाग नहीं सकता, लेकिन उस दिन सबसे तेज़ भागा था। और पीछे से उसने 2 बार और कहा था, अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना, बता दूंगी। मैं दूर भाग गया। अब एक झूले के पास एक आंख से दूर से उसे देख रहा। दिल टूटने का वो दर्द हो रहा था। अब इस लड़की के भी पास नहीं जा पाऊंगा, इसे देख भी नहीं पाऊंगा। मुझे वो पसंद सी आने लगी थी, पता नहीं क्यों, अपनी सी लगने लगी थी। पहली बार किसी से बात करने का मौका जो मिला था, वरना हर कोई पैसों के लिए मुझसे बात किया करता था। ये पहली थी। भले ही गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी सी लगी थी मुझे। अब हर बार की तरह मुझे इस चीज़ की आदत है, तो मुझे लगा अब इस मेले में ही घूम लेता हूँ। जहाँ पर कम लोग होंगे ना, मैं उस तरफ जाऊँगा।
ये कहकर मैं एक झूले की तरफ चला गया। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं बस खाली जगह ढूंढता गया तो मेले के पीछे वाली साइड ही खाली थी। वो पेड़ के पास कुछ लड़के खड़े हुए थे, उनसे मैं काफ़ी दूर था। पीछे जंगली इलाका था। मैं देख रहा, वो खैनी गुटखा खा रहे थे और बहुत ज़्यादा खा रहे थे, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे ना, मुझे तो परेशान नहीं कर रहे। इसीलिए पेड़ के पास खड़ा होकर मैं मेले को देखता जा रहा था। भीड़ दूर से देखने में सही लगती है, करीब से तो मजाक बनाने लगते हैं। वहाँ खड़ा रहा, तब मैंने देखा वो लड़की जैसे वहाँ से गुजरकर जंगल के अंदर जा रही हो। उसने दूर से मुझे देखा, मैंने भी गुस्से में मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया। अब बार बार किसी लड़की से इतनी ज़्यादा बेइज्जती भी नहीं करवाई जाती। भले ही पसंद थी, अब मैं उसे भुला चुका हूँ। ये सोचकर मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। जैसे ही वो लड़की उन लड़कों के पास से निकलने वाली थी, ये पीछे का इलाका था। यहाँ कोई आता जाता नहीं था। मेले में सब उस तरफ, और वो 3 लफंगे उस लड़की को छेड़ने लगे। जैसे ही एक लड़के ने उस लड़की का वो दुपट्टा थोड़ा सा खींचा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। भले ही अब मैं उस लड़की पर थोड़ा गुस्सा था, लेकिन ये हरकत जायज़ नहीं थी। मैं भागता हुआ आया, और मोटे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा, हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पेड़ से टकराकर पीछे जाकर पेड़ से टकराया और ज़मीन पर ऐसे गिरा कि उसका सर ही घूम रहा था। बाकी 2 मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो मैं बस घूमा ही था। मेरा पेट एक और से टकराया और वो ज़मीन पर, मैं उसके ऊपर बैठ गया और दूसरे को बालों से पकड़कर नीचे घुटने के नीचे दे दिया। इस तरह वो तीनों वहाँ चीखे मार रहे और वो लड़की गुस्से में मुझे देख रही। मैं फिर से नज़रें नीचे करके, भले ही गुस्सा करती है तो करो, जो मुझे सही लगा वो मैं करूँगा। अब तीनों माफ़ी मांग रहे थे। वो 3, लेकिन ये खैनी गुटके वाले ऐसे ही होते हैं, पहली चमाट में ही गुजर जाते हैं। उनके हाल भी ऐसे ही थे। भागे तीनों। उसके बाद मुंह फुलाकर मैं अपने ही काम के लिए निकल पड़ा। मुझे अब मेले को देखना था। ये लड़की तो गुस्से में बोल रही थी। जैसे ही थोड़ा सा आगे निकला, पीछे से वो बोल पड़ी, मदद की ज़रूरत नहीं थी मुझे, खुद ही संभाल लेती मैं। और मैं भी गुस्से में पीछे बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो तुम सुंदर दिखती नहीं, ऊपर से बस मैं थोड़ा सा आगे ही तो गया था, तुम्हारे पास था, तुम्हें छेड़ा थोड़े ना था, और यहाँ बस मदद की है, तुम सर पे चढ़े जा रही हो। उसका चेहरा जैसे उतर सा गया था। मैंने गुस्से में बोला था उसे। उसके बाद वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ निकल पड़ी और मैं मुंह फुलाकर मेले की तरफ। यहीं तक था शायद हमारा ये मिलना। दोबारा मैं इस गांव में कभी आऊँगा नहीं और वो मुझे दिखेगी नहीं। भले ही हम में लड़ाई हुई थी, लेकिन एक अलग सी कसक मेरे दिल में हो रही थी। मैं उस बाइक पर अब सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा। मैं उस रात उसके बारे में सोचता जा रहा था। वो चेहरा आंखों में छप सा गया था। उसका रंग भी ज़्यादा साफ नहीं था। चेहरे पर पिंपल भी काफ़ी ज़्यादा थे। बाल भी बिखरे बिखरे से थे। कपड़े चमकते हुए पहने थे उसने, लेकिन काफ़ी गंदी सी लग रही थी। नाक सबसे ज़्यादा काली सी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, फिर भी जैसे उसे पसंद सा कर रहा था। मैं अब उसे भुलाने की कोशिश कर रहा। हर बार ऐसा ही तो होता है। कई लड़कियां मुझे पसंद आती हैं, या कहूँ बहुत ज़्यादा लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन अपना मोटा पेट देखकर, अपने ये हालात देखकर बस मुझे ऐसे ही कई रातों तक रोना पड़ता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, इस बार फिर से वही हो रहा था। इसके 2 दिन बाद मेरा फिर से मन किया जैसे भीड़ से दूर चला जाऊं। कॉलेज में फिर से 2-3 लड़के और लड़कियों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं बहुत रोया था और उसके बाद जंगल की तरफ बाइक पर बैठकर मैं निकल पड़ा था। अंधेरा हो गया उस जंगल में। रास्ता मुझे मिल नहीं पा रहा। एक पगडंडी को पकड़कर इसी तरह मैं जंगल के अंदर बाइक ले जाता हूँ। रास्ते ठीक ठाक होते हैं, यहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अब रास्ता भटक गया था मैं। उसके बाद मोबाइल की रेंज नहीं आ रही, तो मैं इधर उधर देखता झांकता रास्ता ढूंढने की कोशिश करता एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो पहचानी सी थी। ये बड़े बड़े पेड़ देवदार के थे। इन पेड़ों को देखते ही मैं समझ गया मैं किस इलाके में हूँ और मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। बाइक को उस तरफ मैं बढ़ाने लगा। कई जगह लकड़ियाँ गिरी हुई थीं,
कई जगह पेड़ कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पेड़ों की कटाई की जाती हो। अंधेरे में मैं हेडलैम्प की लाइट से आगे देखता हुआ अचानक एक पेड़ से टकरा गया। बाइक ज़्यादा तेज़ कर ली थी मैंने, एक तरफ की मेरी वो पेट की चर्बी एक पेड़ से टकरा गई, जिस कारण मैं उलट कर गिर गया। अब मैं खुद को संभाल रहा, अब थोड़ा थोड़ा रो भी रहा, चोट लगी थी। बाइक को जैसे ही उठाया मैंने, सामने से चलकर आती वो लड़की दिखी मुझे। उस लड़की को देखते ही मुझे डर सा लगने लगा। मुझे लगा अब ये कहेगी अंधेरे में मेरा पीछा करता है, लेकिन ये जंगल में अंधेरे में क्या करती है? ये सवाल कोई मर्द किसी औरत से पूछ भी नहीं सकता। करूं तो करूं क्या? जल्दी से मैंने बाइक स्टार्ट की और बाइक की उस आवाज़ को सुनते ही वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी और कहने लगी, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो ना मेरा? कब से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा करते हो। सच बताओ क्या चाहते हो? उसने गुस्से में कहा था। और अब मैं भी चिढ़ गया और मैं भी उसको कहने लगा, ओ मुँह ज़्यादा ना बना, देख तू इतनी सुंदर नहीं है जो मैं तेरा पीछा करूँ। मैं तो वैसे ही मेले में अपने काम के लिए गया था, तू तो पीछे ही पड़ गई। यहाँ भी मैं जंगल में घूमने आया था, मेरा मन करता है घूमने का। तब वो कहने लगी, अंधेरे में जंगल में कौन घूमता है? झूठ मत बोल, बता मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने कहा, ओ तू भी तो जंगल में घूम रही है। जैसे तेरा मन किया जंगल में घूमने का, वैसे मेरा भी मन किया जंगल में घूमने का। उसके बाद वो गुस्से में आ गई और उसका चेहरा बदलने लगा। काफ़ी डरावना सा होने लगा था उसका चेहरा। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही लड़की हो जो कुछ समय पहले मुझसे बात कर रही हो। भयानक सी दिखने लगी थी वो, बाल लहराने लगे थे, आंखें लाल सी हो गई थी, डरावनी सी थी वो मेरे करीब आने लगी और बाइक तो स्टार्ट थी। मैं समझ गया ये जंगलों में क्यों भटकती है, कोई प्रीतनी है, कोई चुड़ैल है ये। मैंने उसको गाली निकाली और बाइक आगे की तरफ भगाने लगा, वो भी मेरे पीछे। अब बाइक इतनी तेज़ नहीं चल पा रही थी जितनी तेज़ी से वो भागकर मेरे पीछे आ रही। मैं रो रहा, चीख रहा, हाय हाय छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। वो मेरे पीछे, तू मेरा पीछा करता है, तू जानता है मैं कौन हूँ, तू मेरा पीछा करता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता तू कौन है, छोड़ दे मुझे, गलती हो गई मेरी। लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। बाइक में तेज़ करता गया उससे दूर जाने के लिए, और आगे मुझे एक घर नज़र आया। पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक लगी ही नहीं। ये छोटा सा झोंपड़ा बना हुआ था, क्या ही बताऊं, 4 फुट बाय 4 फुट का वो छोटा सा झोंपड़ा, और बाइक मैंने सीधा ही उस झोंपड़े में घुसा डाली। किसी बच्चे की झोंपड़ी होगी, और बाइक से मैंने पूरी झोंपड़ी को उड़ा डाला था और आगे एक पेड़ से टकरा कर मैं एक तरफ गिर गया। अब मुझे लगा ये भूतनी मुझे पकड़ लेगी, लेकिन वो मेरे करीब आकर रोने लगी। आसपास बिखरा हुआ उसका घर, जिसे देखकर वो चीखती चिल्लाती जा रही थी, बहुत ज़्यादा रोती जा रही थी, और फिर गुस्से में आकर मुझे नोचने लगी। वो मुझे नोच रही थी और मुझे गुदगुदी सी हो रही, बीच बीच में दर्द भी होता। वो नाखून मेरी चर्बी में गड़ा देती तब दर्द होता, लेकिन तभी वो रोने लगती और खुद को संभालने लगती। ऐसा लग रहा था किसी चीज़ का उसको दर्द हुआ है, इसी के साथ मुझ पर किसी चीज़ का उसको गुस्सा भी है, लेकिन किस चीज़ का? तब मैं उठकर खड़ा हुआ और मैं बस वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोलने लगी, तूने मेरा घर तोड़ दिया, तूने मेरा घर तोड़ दिया। ये सुनकर मुझे भी उस पर तरस आने लगा। ये छोटा सा घर उसने बनाया था, तभी वो जंगल में आती थी इसमें छिपने के लिए। ये कोई भूतनी है जो कोई शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलती है, फिर यहाँ आकर छिपती होगी। भले ही वो कोई डायन या चुड़ैल थी, लेकिन उस पर तरस आ रहा था। गलती से मैंने उसका घर तोड़ दिया था, और जिस तरह से वो रो रही थी, मैं भाग भी जाता वो मुझे पकड़ नहीं पाती। उसे दुख हुआ था। मैं शायद अच्छा था इसलिए रुक गया, या कोई और कारण था। मैं उसे समझाने लगा, देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो गुस्से में लाल आंखों से मेरी तरफ देखती हुई बोलने लगी, तुझे तो काटने का मन करता है, बस ये समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूं। तू कहीं से शुरू नहीं होता, इतना विशाल है तू। अब मैं उससे ढेर सारी माफ़ी मांगता रहा,
आधा घंटा मैं उससे माफ़ी मांगता रहा, तब जाकर वो ठीक हुई। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास और मुझको कह रही, तुझे मारने का तो मन करता है, लेकिन अगर तू किसी काम से मेरा पीछा कर रहा होता तो अब तक तू भाग गया होता। तू रुका है, इसका मतलब कुछ और है। मैंने कहा, देखो तुम गलत समझ रही हो, जो भी समझ रही हो तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा कब कर रहा था, कैसे कर रहा था। उसके बाद मैंने पूरा सच बताया कि जब वहाँ पर मैंने उसे देखा था, उसे सबसे थकेली समझकर मैं उसके थोड़ा सा पीछे गया था, बस जैसे कुछ बात कर पाऊँ, लेकिन वो गुस्सैल थी, उसने बात की ही नहीं। फिर उन गुंडों से मैंने उसे बचाया। वो कहने लगी कि मैंने जानबूझकर भेजे थे। मैंने कहा नहीं। फिर यहाँ तो मैं जंगल में घूम रहा था, क्योंकि सब मुझे मोटा मोटा कहते हैं, जंगलों में घूमना मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरे पीछे लग गई। इस तरह से मैंने पूरी कहानी बता दी थी और वो बार बार हंसती। जब मैं कॉलेज की बात बताता उसकी हंसी रुकती ही नहीं। इस तरह वो हंसती रही, मैं अपनी बातें बताता रहा। उसके बाद वो फिर से उदास हो गई। मैंने उसको पूछा, क्या हुआ, अब तुम उदास क्यों हो गई? उसने कहा, तुमने मेरा घर तोड़ दिया। मैंने कहा, घर तोड़ दिया? ये 4 फट्टों का छोटा सा घर, चलो मेरे घर, वहाँ तुम रह लेना, बड़ा घर है, या कहीं किराए पर घर ले देता हूँ, या अगर झोंपड़ा ही चाहिए यहाँ लकड़ी लाकर मैं घर बना दूंगा। जैसे ही घर बना दूंगा मैंने कहा, उसने छलांग लगाई और मेरी तरफ देखकर बोलने लगी, तुम बनाओगे, मेरे लिए घर बनाओगे? मैंने कहा, हाँ मैं घर बना दूंगा, अगर मैंने तोड़ा है, तुम्हें दुख लगा है, मैं बना दूंगा। तभी वो कहने लगी, बनाओ बनाओ, अभी बनाओ। मैंने कहा, अभी बनाओ? अंधेरे में ना लकड़ी है ना कुछ है, ये सब तो टूटा पड़ा है, कैसे बनाओ? उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुमने घर तोड़ा है, मना कर दो। तुमने अभी अभी कहा तुम घर बनाओगे, मना कर दो मुझे। मैं अब उसे समझाने लगा, घर इतनी जल्दी नहीं बनते, मुश्किल से बनते हैं। और वो भी कहने लगी, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम मुकर जाओगे, मुझे घर बना कर दो अभी के अभी। मैं उससे पूछ रहा था आखिर उसे अभी घर क्यों चाहिए, जो कि मैं बना ही नहीं सकता। तब उसने खुद की जानकारी भी दी और मुझे कहा मैं मुंह बंद रखूं। वो एक यक्षिणी थी, यक्षलोक से आई हुई, और यक्षलोक का दरवाज़ा इस घर के अंदर था। मैंने घर तोड़ दिया, दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो यक्षलोक जा नहीं सकती, इसीलिए वो चाहती है यहाँ मैं घर बनाऊं। इंसानी शक्ति से बने हुए घर के अंदर ही दरवाज़ा बनाया जा सकता है, और वो जो घर बनाया गया हो वो किसी यक्षिणी के लिए बनाया हो, तब वहाँ दरवाज़ा बन सकता है। अब अगर मैं उसके लिए घर बनाऊंगा तो दरवाज़ा बनेगा जिससे वो वापस जा पाएगी, लेकिन एक रात में घर थोड़े ना बना सकते हैं। उसे मैंने समझाया कि मैं रात के वक्त आ जाया करूँगा, कॉलेज से आकर सीधा यहाँ पहुँचूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा घर बनाने के लिए, फिर तुम वापस जा पाओगी। पहले तो वो मानी नहीं, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने डराया बहुत, मारने की धमकी दी। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं, इतना वजन है मेरा, उठा नहीं जाता, इतनी मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपनी वजन की बात करता वो बहुत ज़्यादा हंसती, और मुझे पता है मुझ पर कितने ज़्यादा लोग हंसते हैं। मैं मोटा हूँ, इसीलिए अब बेइज्जती महसूस भी नहीं होती। ये बेइज्जती करने के लिए नहीं हंस रही थी, मेरी बातें ही ऐसी मजाकियाँ हैं, शायद उसकी हंसी निकल रही थी। अगले दिन शाम को मैं उस जगह पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढ पाया, लेकिन मैंने पहचान कर ली। वहां पहुंचा और वो लड़की मेरा इंतज़ार कर रही, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कि मैंने इतनी देर कर दी। वो वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे खाने के लिए कई चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पैसे चाहिए हर चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे मैं पसंद कर रहा था, इसीलिए कुछ समोसे लेकर गया था। उसने समोसे बड़े चाव से खाए और एक तरफ मैं फट्टे जोड़ने में लग गया। बीच बीच में ब्रेक लेता और लकड़ी काटने लगता, थक जाता। वो पूरा दरवाज़ा भी नहीं बना पाया था, अभी तो मुझे घर भी बनाना था। तो वो कहने लगी, बस इतना ही काम कर पाए? 11 बजे तक काम किया था मैंने, और मैंने कहा मैं थक गया, मुझे वापस जाना होगा। इस तरह से वो पहला दिन था जब मैंने दरवाज़ा आधा बनाया। उसके बाद मैंने कुछ पैसों से, जिससे लकड़ी को आसानी से काटा जा सके, मैं उस मशीन को लेकर सीधा वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद लकड़ी को काटने का काम शुरू। वहाँ छोटी छोटी
जितनी भी लकड़ियां मिलती हर एक लकड़ी को एक साथ जोड़कर घर बनाने की कोशिश करता। उसके बाद वहां बैठकर हम खाना खाते। मैं पिज़्ज़ा बर्गर हर रोज नई नई चीज उसके लिए ले जा रहा था, जो चीजें उसने पहले खाई ही नहीं थी। ज्यादातर वो यक्ष लोक में रहती थी, यहाँ कम ही आती थी। इस दरवाजे का इस्तेमाल करती थी आसपास के गांव में घूमने के लिए। यहाँ उसे किसी पर भरोसा नहीं था। 30 दिन लगे थे मुझे वो घर बनाने के लिए जिसमें मैं भी फिट हो सकता था। मैंने वो घर बनाया था जिसका इस्तेमाल भी किया जा सके, लेकिन उस यक्षिणी के लिए। और उसके बाद वहाँ दरवाज़ा बनाना था। मैंने कहा ये दरवाज़ा तो मैंने बना दिया। उसने कहा यक्ष लोक का दरवाज़ा, और यक्ष लोक का दरवाज़ा बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब इतने दिनों में हम में दोस्ती हो गई थी। उसे बहुत सारा खाना खिलाया था और वो यक्ष लोक की कई कहानियां मुझे सुनाया करती। पहली बार कोई लड़की थी जो मेरे मोटापे पर हंसती नहीं थी, बल्कि मेरी बातों पर हंसती थी। मैं कहानियां सुनाता और वो खिलखिला कर हंसती। वो कहती यहाँ बहुत कम अच्छे लोग हैं, तुम उन अच्छे लोगों में हो, खुद को कभी बदलना मत। लोग अच्छे लोगों का मजाक ही बनाते हैं, मैं ये जानती हूँ। अच्छे लोगों के साथ यही होता है, और बुरे लोग उन्हें तो सब पसंद करते हैं, अच्छे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अब मैं उस यक्षिणी से जानना चाहता था कि वो यक्ष लोक का दरवाज़ा बनाने के लिए क्या करना होगा। उसने कहा शमशान घाट के मुर्दों की वो राख लानी होगी, उस राख को बिखेरना होगा और वो एक दरवाज़ा बन जाएगा। ये राख होती है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता, इसीलिए जला हुआ इंसान दूसरी दुनिया तक जाता है, आत्मा का सफ़र कर पाता है। तुम्हें वो राख लानी होगी। मैंने कहा मैं किसी शमशान घाट में नहीं जाने वाला, कोई मरा हुआ होगा, वहाँ उसकी हड्डियाँ होंगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें यक्ष लोक घुमा कर लेकर आऊँगी, वो भी बहुत अच्छा है। मैं अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था, लेकिन उसकी बातों में एक शैतानी थी। वो बहुत मजाकिया थी, जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी जिससे उसकी हंसी निकले, मुझे फंसाती थी। घर बनाते वक्त भी उसने मेरे साथ बहुत बार मजाक किया, मुझे बहुत बार गिराया, मेरे ऊपर बहुत बार ऐसी बातें की। वो हंसती थी, लेकिन वो बेइज्जती नहीं करती थी, बल्कि मुझे भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। मैंने उससे वादा ले लिया कि मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलना, कुछ हुआ तो मेरी मदद करना। उसने हामी भर दी। अब वो उस शमशान घाट जाने के लिए कह रही थी जहाँ तांत्रिक हैं। वो तांत्रिक यक्षिणी से वर पाना चाहते हैं। कब के मेरे पीछे लगे थे, लेकिन मैं चकमा देकर उनसे दूर निकल आई थी। वो कभी जान नहीं पाए कि मेरा ये घर कहाँ है, यक्ष लोक का दरवाज़ा। वो कमज़ोर होते हैं, हमारे जितने ताकतवर नहीं होते, लेकिन फिर भी वर मांगने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देना नहीं चाहती उन्हें। अब वो मेरे साथ वहाँ उस तरफ चल बड़ी थी। उसने कहा था तुम लड़कियों वाले कपड़े लेकर आना, अजीब बेढंगे से कपड़े लाना। मुझे लगा वो पहनेगी, लेकिन उसने वो कपड़े मुझे पहना दिए। उसके बाद उस शमशान घाट में औरत बनकर मैं गया था, और एक अजीब सी आवाज़ जो उसने निकाली थी, ऐसा लग रहा था कई जानवर एक साथ बोल रहे हों। वो भिन भिनाने की आवाज़ उसने निकाली, वो तांत्रिक चौकन्ने हो गए। उसके बाद जैसे ही मैं छलांग लगाकर उस शमशान घाट के अंदर गया, वो सब तांत्रिक मेरे पाँव पड़ रहे थे। वो मुझे यक्षिणी समझ रहे थे और बीच बीच में मेरे पेट को भी देख रहे। वो मुझसे वर पाना चाहते थे, और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं वर तो दूंगा, यानी कि दूंगी, लेकिन मुझे पहले वो राख चाहिए। वहाँ मैंने एक लिफाफे में वो राख इकट्ठी की। उसके बाद उन्होंने, वो 5 तांत्रिक थे जो वर चाहते थे कि उन्हें शक्तियाँ चाहिए। वो शक्ति चाहते हैं कि प्रेत उनके काबू में आ जाए। उसने कहा जो मैं मांगूंगा वादा करो तुम दोगी, तुम वो वर दोगी। मैंने कहा वादा करती हूँ, मैं तुम्हें वो वर दूंगी जो तुम मांगोगे। उसने कहा मुझे शक्ति दो कि मैं एक यक्षिणी को काबू कर पाऊँ, अब तुम्हें ये वर देना होगा। मैं घबरा सा गया, अगर मैं ये वर दूंगा तो ये यक्षिणी पर काबू करने की कोशिश करेगा। तभी मेरे दिमाग में आया मैं कौन सी यक्षिणी हूँ,
इन्हें लगता है मैं यक्षिणी हूँ, असल में मैं यक्षिणी थोड़े ना हूँ। मैंने उन्हें कह दिया तथास्तु। वो छलांगे लगाने लगे और वो बूढ़ा वाला वो हाथ में एक छड़ी लिए कहने लगा, अब तुम्हें मैं काबू करता हूँ, तुम मेरे पाँव पड़ो, अब से मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। उसके बाद वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था अब करूँ तो करूँ क्या। इसे ये भी लगेगा कि मैं यक्षिणी नहीं हूँ, इसे ये भी लगेगा कि मेरा वर गलत हो गया। मैंने मुड़कर देखा उस यक्षिणी की तरफ जो पेड़ के ऊपर छिपी हुई थी। उसने इशारा कर दिया कि जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। अब वो तांत्रिक मुझे काबू करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा था और वहाँ छलांगे लगा लगा कर मैं नाचने लगा था। उनके सामने मैं घूम घूम कर नाच रहा और बाकी काम मेरा पेट अपने आप कर गया। मैं एक खास शब्द गुनगुनाता हुआ, दिनक दिनक दिन दिन ना, ये कहता कहता मैं नाचता गया और मुझसे टकरा टकरा कर वो तांत्रिक जख्मी हो चुके थे। एक के तो मैं ऊपर ही लेट गया। वो खुद माफ़ी मांग रहा था, बूढ़ा तांत्रिक, माफ़ कर दो मैंने गलती कर दी, माफ़ कर दो मैंने गलती कर दी। इसके बाद मैं तब तक नहीं उठा जब तक उसने नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तब तक नहीं उठा जब तक सभी ने माफ़ी नहीं मांगी और सब ने ये नहीं कहा कि हम अपना वर वापस देते हैं। मैं उठा और उसके बाद जल्दी जल्दी मैं भागने लगा। वो सभी रोते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यक्षिणी बहुत शक्तिशाली होती है, उन्हें फंसा गई। वो वहीं ज़मीन पर लेटकर मेरा शुक्रिया कर रहे थे उन्हें सबक देने के लिए। मैं तो ये सोचे जा रहा, ये कैसे तांत्रिक हैं, ये तो एक मोटे आदमी को पहचान नहीं सके, ये लड़का है या लड़की है, और कोई वर तो दिया ही नहीं, ना मैंने कोई वर वापस लिया। मैं तो इन्हें बेवकूफ़ बना के निकल भी आया। एक पेड़ के पास पहुंचकर जल्दी से मैंने वो कपड़े उतारे। शर्मिंदगी का कारण था वो कपड़े, और वो यक्षिणी हंसती जा रही। अब मुझे खुद की बेइज्जती महसूस हो रही थी, जैसे मैं मोटा हूँ, सब हंसते हैं, उसकी मुझे आदत है, मैं लड़का हूँ, लड़की थोड़े ना हूँ। वो ऐसे हंस रही थी, बार बार मुझे नखरे दिखा रही थी। जैसे मैं चल कर गया था वैसे वो यक्षिणी मेरे साथ चल रही और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं बार बार कहे जा रहा, नहीं इस तरह मत छेड़ो मुझे, देखो मैं लड़की नहीं हूँ। और वो मजाक मजाक में दिनक दिनक दिन दिन ना, हम बातें करते करते एक दूसरे का मजाक बनाते बनाते वहाँ उस घर तक पहुँच गए। जैसे ही हमने वो राख को बिछाया था, एक दरवाज़ा बन गया था और उसे यक्षिणी ने कहा था, ये दरवाज़ा सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, और अगर मैं इजाज़त दूँ तो मेरा हाथ पकड़कर इस दरवाज़े का इस्तेमाल तुम भी कर सकते हो। चलो मेरे साथ, तुम्हें यक्ष लोक दिखाती हूँ। उसने ये भी कहा था, रुको, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वो पूछेंगे ये कौन है, शायद तुम पर हमला भी करें कि कोई बाहर वाला यहाँ पर आ गया है। मैं समझा नहीं पाऊंगी, पहले वहाँ मुझे सबको बताना होगा, और शायद अब मैं चली जाऊँ और मुझे वापस आने का मौका ना मिले या मेरा मन ही ना करे। वैसे भी आज जिस तरह से वापस जाने का मुझे मौका मिला है, लग रहा था कि मैं फंस गई। तुमने मेरी मदद की, तुम सच में यहाँ मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जिससे मिलने के लिए कभी कभी मैं ज़रूर आया करूँगी। ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे निराशा घिरनी शुरू हो गई हो। मेरी दोस्त बनी थी जो जाने की बात कर रही थी, और उसके शब्दों से ये साफ था वो कभी मुझसे मिलने के लिए आएगी, शायद ना भी आए। यक्षलोक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना, मैं भी वहाँ नहीं जा सकता और शायद वो भी यहाँ नहीं आना चाहेगी। क्या करूँ? मैं उसको बताना चाहता था कि वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, जिससे हर रोज़ यहाँ मिलने के लिए आता हूँ। मेरा मेहनत करने का कोई मन नहीं होता था, लेकिन बस उससे बातें करने के लिए ये घर यहाँ आकर मैं बनाता था। उसको बता ही नहीं पा रहा था। वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी उस दरवाजे के पार जाने के लिए, और मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। लेकिन वो मुड़ी और कहने लगी, तुम कुछ कहना तो नहीं चाहते? ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। और मैं भी क्या कहता, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो मुझसे कुछ सुनना चाहती थी, मैं उससे कुछ कहना चाहता था, दोनों ही बात कर नहीं पा रहे थे।
उसके बाद फिर से वो उस तरफ मुड़ी और कहने लगी, अब शायद मैं दोबारा नहीं आऊँगी, शायद यहाँ आने का दोबारा मन ही ना करे, तो दोबारा शायद हम ना मिले, मैं चलती हूँ फिर, ठीक है। अब पीछे से मेरा दिल बैठा बैठा सा जा रहा, ऐसा लग रहा कि अब क्या करूँ, कैसे रोकूँ। फिर से वो पीछे की तरफ मुड़ी और कहने लगी, कुछ कहना चाहते हो? मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे रोकना नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास यहाँ रहूं? मैंने कहा कि मैं रोकूंगा तो तुम रुक जाओगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरा दिल बैठा बैठा सा जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे रोकूं तो कैसे रोकूं। ज़बान से शब्द निकल ही पड़े, ज़रा रुको रुको, तुम दोबारा यहाँ क्यों नहीं आना चाहोगी? उसने कहा, दोबारा यहाँ आऊँ क्यों? किससे मिलने आऊँ? मैंने कहा, मुझसे? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी? उसने कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? मैंने कहा, हमेशा के लिए। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्ही से मिलने के लिए तो यहाँ आता हूँ, वरना मैं मुकर भी सकता था। तुम्हारा घर में बनाता ही नहीं, वहाँ रह जाता। तुम्हें लगता है इतनी मेहनत का काम मैं कर पाता? मुझे तुमसे मिलने का मौका चाहिए होता था। मैं इतना मोटा दिखता हूँ, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता। तुम वो पहली लड़की हो जिसको सच में अपनी सच्ची दोस्त कह सकता हूँ। इसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी और वो कहने लगी थी, अगर तुम रोकोगे तो मैं ज़रूर रुकूंगी, अगर तुम चाहोगे मैं वापस आऊं तो ज़रूर वापस आऊंगी, अगर तुम चाहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं ज़रूर रहूंगी। ये सुनते ही मेरी ज़बान जैसे ठिठुर गई थी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी? उसने कहा, हाँ ज़रूर। तभी मैं अपने आप को देखने के बाद उसे कहने लगा, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, लोग तुम पर हंसेंगे। उसने कहा, इंसान, छोटी उम्र वाले इंसान कभी अनुभव बना ही नहीं पाते। जब तक अनुभव बनता है बूढ़े होकर मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं, ज्ञान की पहचान कर ही नहीं पाते। तुम्हें पता है मेरी उम्र कितनी है? तुम्हें मैंने बताया ही नहीं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र कितनी है, देखने में तो लगती हो 20-22 साल की तो होगी। उसने हंसकर कहा, 9000 साल। मेरी उम्र 9000 साल है। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी उम्र है तुम्हारी? उसने हंसकर कहा, यक्षिणी हूँ। यक्ष लोक में यक्ष और यक्षिणियों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत लंबी उम्र जीते हैं, यहाँ पर भी हमारी उम्र बढ़ती नहीं। मैं हज़ारों सालों तक इसी तरह जवान रहूँगी। तुम शायद बूढ़े होकर मर भी जाओ, लेकिन मैं ज़रा भी उम्र में आगे नहीं बढ़ी होंगी। ये सुनते ही मैं अब उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा खूबसूरत सा हो गया था। उसने अपना चेहरा थोड़ा भद्दा खुद बनाया था ताकि कोई उसे खूबसूरत समझकर उसकी तरफ आकर्षित ना हो। अब वो इतनी खूबसूरत दिख रही कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा। इतनी सुंदर लड़की, ये तो ना ही करेगी ना, ऐसी लड़की मुझे हाँ कर ही नहीं सकती, औकात से बाहर। ये देखते ही मैंने उसको कहा था, तो तुम मेरे साथ तो नहीं रहोगी, तुम शायद मजाक कर रही हो। उसने कहा, मेरा ये चेहरा किसी ने नहीं देखा, किसी इंसान ने नहीं पिछले 1000 साल से। मैं जानती हूँ इन चेहरों पर इंसान मोहित हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा चेहरा यहाँ मैं दिखाती ही नहीं। उसके बाद मैं कांपता हुआ उसको कहने लगा था, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ बिल्कुल, तुम सच में मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे शरीर की तरफ आकर्षित हुई? ये शरीर तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा कितने सालों में, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा है उसकी पहचान मैंने कर ली है। अब हम आपस में
बहुत सारी बातें कर रहे थे और पहली बार किसी लड़की की आंखों में मैं प्यार देख पा रहा था। और मुझे नहीं पता मेरी ये मोटी मोटी आंखों में उसे प्यार दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं सच में उसे बहुत प्यार कर रहा था। मेरी आंखों से शायद झलक रहा होगा। हमने ढेर सारी बातें की और मैंने उसे कहा, तुम मेरे माँ बाप से मिलना, उसके बाद हम रिश्ते की बात करेंगे। लेकिन तभी उसने कहा, तुम्हें मेरे भाई से मिलना होगा, उनकी इजाज़त लेनी होगी। मेरे माँ बाप यहाँ नज़दीक नहीं है, वो तो 2-4 हज़ार साल बाद ही आएंगे। तब तक तो तुम मर चुके होगे ना, तो उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मेरा भाई मेरे काफ़ी करीब है, उससे इजाज़त लेनी होगी। पिछली बार भी जिससे शादी की थी इजाज़त तो लेनी ही पड़ी थी। मैंने कहा, शादीशुदा हो तुम? उसने कहा, हाँ कई बार, मेरी शादी कई बार हो चुकी है। लेकिन यकीन करो, तुमसे अच्छा पति मुझे पहले कभी नहीं मिला। अब मेरा दिल भी बीच बीच में मचला सा जा रहा था। क्या बताऊं इसे, शादीशुदा लड़की है, वो भी कई शादियां कर चुकी है। इंसान होती तो मैं शायद इससे कभी शादी ना करता। लेकिन एक यक्षिणी जो हजारों साल तक जीती है, उसका सिर्फ एक पति जो कुछ ही सालों में मर जाता है, सही नहीं होगा। इसीलिए मैंने उसको कह दिया, हाँ मैं तुम्हारे भाई से मिलने को तैयार हूँ। उसने कहा, कल रात 8 बजे मैं अपने भाई को लेकर यहाँ आऊँगी। उसके बाद उससे तुम मिलना, तुम दूर खड़े रहना, मैं तुम्हें खुद उसके पास लेकर जाऊँगी। उसने ये कहा और मैं घर बहुत खुश गया था। मैं क्या बताता, एक लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत, यक्षिणी, शक्तिशाली मुझसे प्यार करती है। मैं फूला नहीं समा रहा था। मानता हूँ पहले से ही बहुत ज़्यादा फूला हुआ हूँ, लेकिन अब और ज़्यादा फूला नहीं समा रहा था मैं। नींद ही नहीं आई वो पूरी रात। अगले दिन कॉलेज तो गया था, पढ़ने का मन नहीं, कैंटीन में बैठा रहा मैं। फिर सीधा मैं रात को 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। वो यक्षिणी पहले ही वहाँ खड़ी थी, उसका भाई घर के अंदर था। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसने आवाज़ लगाई, भैया आइए। जैसे ही उसका भाई बाहर आया, वो हट्टा कट्टा आदमी, कद 7 फुट होगा। अब बाजू पर इतने ज़्यादा मसल भी होते हैं मुझे पता नहीं था। उसके मसल्स ही मसल थे, जैसे लोहे का बना हुआ हो, चमकदार सा। कपड़े भी बहुत अजीब से सफ़ेद रंग के, लेकिन उसकी आंखें नीले रंग की। बहुत ज़्यादा हैंडसम था। बहन भी उतनी ही खूबसूरत तो है, लेकिन अब मुझे अजीब लग रहा, वो मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। वो बाहर आया। अब वो यक्षिणी मुस्कुरा रही, लेकिन तभी वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, कहाँ है मेरी बहन? क्या इस पत्थर के पीछे छिपा हुआ है? कहो उसे बाहर निकले। इस तरह से शर्मा क्यों रहा है? तभी वो यक्षिणी कहने लगी, वो छिपा हुआ नहीं है, जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, ये वही है। तभी वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, वो बड़े पत्थरनुमा इंसान, क्या हो तुम? इंसान हो या कोई और जीव हो? मैंने कहा, मैं इंसान ही हूं, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, इंसान ऐसे भी होते हैं, बहुत कम देखे हैं। तुम गोल गोल क्यों हो? मैंने कहा, मैं गोल गोल नहीं हूं। वो यक्षिणी अब अपने भाई को समझा रही थी, देखो इसका शरीर ऐसा है, लेकिन ये दिल से बहुत अच्छा है। उसका भाई कहने लगा था, इस तरह के प्राणी के साथ तुम जीवन व्यतीत कर पाओगी? बहना, क्या सच में ये अच्छा भी है? क्या इसके अंदर दिल भी है? बड़ा होगा ना, इसका दिल भी बड़ा होगा इसके शरीर की तरह। अगर ये जमीन पर बैठेगा, ये एक पर्वत का निर्माण कर सकता है मरने के बाद। मैं समझ नहीं पा रहा था इसे बेइज्जती समझूं या वो किसी खास टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भरी थी मेरे लिए। वो यक्षिणी उस भाई को मनाती गई, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद उसके भाई ने एक शर्त रखी थी, अगर मैं वो शर्त पूरी करता तो वो मेरी शादी यक्षिणी से होने देता, और ये शर्त बहुत ज़्यादा अजीब थी। मुझे एक ऐसे यक्ष से जीतना होगा जो यक्ष भी है, असुर भी है, यक्षासुर। और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, आपके पास जवाब नहीं होंगे, बातों में फंसाएगा,
आप हार मानोगे और उसके बाद वो जीत जाएगा। अगर उसने हार मानी तब मैं जीतूंगा। वो यक्षिणी लड़ने लगी थी, अपने भाई से जिद करने लगी थी कि ये जीत नहीं सकता, ये साधारण इंसान है, ये कोई यक्ष थोड़े ना है। उससे तो यक्ष भी हार जाते हैं, उससे तो असुर भी हार जाते हैं। यक्षासुर ऐसा चालाक है, वो मानता ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करना चाहूँगा। सौदा हो गया था। अगले दिन मुझे यक्ष लोक में यक्षासुर से मिलना था, हराना था वाद विवाद में। अब मैं वहाँ बाइक पर बैठा। उसके बाद मैं उस यक्षिणी को अलविदा कहने लगा। तभी उसका भाई पीछे से बोल पड़ा, तुम इस वाहन को इतना कष्ट क्यों देते हो? इतना कष्ट इसे नहीं देना चाहिए। तुम तो 50 घोड़ों का रथ रखो, उस पर जाया करो। जैसा तुम्हारा शरीर है, छोटे वाहन तुम पर जचते नहीं। मैं जानता हूँ उसकी बहन से मैं शादी करने वाला हूँ और थोड़ा ऐसा दिखता हूँ, इसीलिए मुझसे थोड़ा चिढ़ा हुआ है। जब मैं बाइक लेकर थोड़ा दूर भी निकला था पीछे से, तब भी वो मुझे चिढ़ाए जा रहा था। अपना बाकी का शरीर कल रख कर आना, ये पूरा लाने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह ही खुद को कष्ट देते हो। इस बड़े से मांस के रक्षा कवच को उतार कर आना। ये कहा था उस दिन उसने। बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया था, लेकिन मैं निराश था। यक्ष शक्तिशाली होते हैं। जो यक्षों को हराता है मैं उसे कैसे हराऊंगा वाद विवाद में। अगली रात जब मैं वहां पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके 2 सींग थे सर के ऊपर, एक सर के बिल्कुल पीछे वाला सींग, एक बिल्कुल सर के आगे सींग। मुझे लग रहा था ये असुर है तो 2 सींग इधर उधर होंगे, लेकिन उसके सींग आगे पीछे थे। बड़ा सा नाक था उसका, हाथ में उसके बच्चों का वो छुनछुना। उसे देखते ही मेरी हंसी निकल गई। तुम्हारे पास ये छुनछुना कैसे आया? ये तो हमारी दुनिया का है। उसने कहा, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे मैं रख लेता हूँ। मैं सोचे जा रहा था ये छुनछुने से क्या करता होगा, लेकिन मुझे वाद विवाद करना था। तभी यक्षिणी एक तरफ खड़ी हो गई और उसका भाई एक तरफ, और यक्षासुर मुझसे सवाल पूछने लगा। बताओ मुझे, इंसानों में एक इंसान 25 साल का, एक 35 का, एक 50 का, एक 15 का, सबसे बड़ा कौन हुआ? मैं सोचने लगा, यक्षासुर का सवाल काफ़ी ट्रिकी होगा और मैं जवाब भी ट्रिकी ही दूंगा ताकि इसे भी कंफ्यूज कर पाऊँ। मैंने जवाब दिया, सब बड़े हुए, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, बराबर हुए सब बराबर। मेरा यह जवाब सुनकर उसकी आंखें थोड़ी फूल सी गई थी। एक तरफ तालियां मार रही थी वो यक्षिणी और उसका भाई गुस्से में मुझे घूर रहा। तभी वो यक्षासुर, ठीक है, चालाक हो तुम, वैसे इतनी आसानी से फंसाए नहीं जा सकते। उसने अगला सवाल किया, वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी भी है छोटी भी है, उसका रंग लाल भी है नीला भी है, इसी के साथ वो बिना रंग वाली चीज़ भी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ब्रह्मांड से भी बड़ी, इसी के साथ बहुत ज़्यादा छोटी है, एक कण से भी छोटी, वो लंबी भी है लेकिन बौनी भी है, वो हमेशा चलती रहती है, इसी के साथ एक जगह रुकी भी रहती है हमेशा के लिए। बताओ वो चीज़ क्या है? अब वो यक्षिणी का भाई बहुत ज़्यादा खुश था और कहने लगा था, ये नहीं जवाब दे सकता, ये ऐसा जवाब कोई दे ही नहीं सकता। यक्षिणी बहुत निराश थी, वो मेरी तरफ देख रही थी, उसे लग रहा था कि मैं हार गया। ऐसा कठिन सवाल पूछा है जो जवाब देने लायक नहीं है। जवाब था मेरे पास। तभी मैं बोल पड़ा, तुम्हारा विचार, तुम्हारे विचार में एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, लंबी है, बौनी है, ऐसी है तैसी है, ये तुम्हारा विचार है। अब वो सोच में पड़ गया। वो सोचता जा रहा था, आंखें उसकी गुब्बारे जैसी फूली हुई। सच में ये कोई चीज़ थी ही नहीं जो ऐसी हो, ये उसका विचार था। जवाब मैंने दे दिया था। अब वो सांस फुला फुला कर कह रहा था, मेरा सबसे कठिन सवाल जवाब कैसे दे दिया इसने, अब क्या पूछूं इसको, मोटा कहीं का दिमाग भी मोटा, कहाँ से घुमा घुमा के जवाब दे रहा है। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा,
अब तुम जीत नहीं सकते बेटे, अब तुम जीत नहीं सकते। यक्षासुर से एक आखिरी सवाल जवाब दे दिया, समझो तुम जीत गए। मैंने कहा ठीक है। अब उसने सवाल ही ऐसा पूछा, दो जवाब यहाँ पर क्या किया जाए जिसके बाद तुम इस यक्षिणी से शादी कर ही ना पाओ, वो क्या चीज़ है और वो चीज़ तुम्हें यहाँ करनी भी होगी। मैं दुविधा में फंस गया था, क्या करूं जिसके बाद ये यक्षिणी कभी मुझसे शादी ना कर पाए। मेरा दिल बैठा बैठा जा रहा था। इस सवाल का जवाब देना है और वो चीज़ करनी भी है, तभी मैं जीत सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। अगर ऐसा कुछ कर भी दिया तो ये मेरी कभी नहीं होगी, और नहीं कर पाया तो भी ये मेरी कभी नहीं होगी। वो यक्षिणी का भाई और वो यक्षासुर हंस रहे थे। ऐसे वाद विवाद में फंसाया था कि मैं दोनों तरफ हारने वाला था। लेकिन मेरा दिमाग भी बहुत तेज चला। मैं ज़्यादा तेज दिमाग नहीं हूँ, लेकिन प्यार में मेरा दिमाग पता नहीं कैसे चल रहा था। मैंने जवाब भी दिया, एक रास्ता है जिससे मैं इसके साथ कभी शादी नहीं कर पाऊँगा। उसने कहा बताओ। मैंने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हमारा वाद विवाद तो खत्म हो गया। मुझे तुमसे जीतना था, लेकिन तुम तो मर गए। मैं इससे कभी शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वाद विवाद तो जीत ही नहीं पाया। अब दो चाकू मुझे इसकी गर्दन में घुसेड़ना है, मारना है मुझे इसे। यक्ष तुम्हारे पास कुछ है? इसकी गर्दन में घुसेड़ना है। वो हड़बड़ा कर उठा था और कहने लगा था, ए, मारने की बात मत कर। देख तू ये नहीं कर सकता। मैंने कहा अब तो करना होगा, मुझे ये जीतना है, चाहे जैसे भी हो जीतना है। मुझे जीतना है और तुम्हें मारूंगा तो जीत जाऊंगा। वो गुस्से में आकर कहने लगा था, ओ मोटे, तू ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं भी उसे फंसा चुका था, उसकी ज़बान फिसलने लगी थी, तो मैंने भी बोल ही दिया, देख एक तो तू असुर नहीं है, तेरे सींग आगे पीछे हैं, बाकी सबके इधर उधर होते हैं। तू कैसा असुर है, झूठा असुर, मारूंगा मैं तुझे। वो जल्दी से वहां दरवाजे के रास्ते भाग गया था उस यक्ष की दुनिया में। तालियां मार रही थी वो यक्षिणी और बहुत गुस्से में था उसका भाई यक्ष, और चिढ़ा हुआ वहां से वो जाते वक्त कह रहा था, कोई बात नहीं, कुछ 100 सालों की ही तो बात होगी, ज़्यादा उम्र नहीं है तुम्हारी, इसीलिए ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। ये यक्षिणी है, बहुत लंबी उम्र है इसकी। जब तुम मर जाओगे वापस आ जाऊंगा मैं यहाँ अपनी बहन को लेने के लिए, तब तक ये तुम्हारी हुई। अब दोबारा तुम मुझसे बात मत करना, मैं कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। और उसके जाते वक्त उसे खास तौर पर मैंने कहा था, चल साले। उस यक्षिणी ने मुझे गले से लगा लिया था। यक्षासुर को बातों में हरा दिया था मैंने, और इस तरह वो यक्षिणी का दिल मैंने जीता और उसे घर लेकर आया पत्नी बनाकर। भले ही मेरे पिता ने मेरी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की थी, लेकिन 2 दिनों तक पिटने के बाद बहू को वो बाहर थोड़ी ना निकाल सकते थे, उन्हें उसे अपनाना ही पड़ा। इस तरह मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत लड़की आई थी, जिसे देखकर सब इतना ज़्यादा जल रहे थे कि उनके अंदर से धुआं निकलता नजर आ रहा था। कई बार तो वो यक्षिणी अपनी शक्ति से ही धुआं निकाल देती थी, जला देती थी उनके कपड़ों को। सबको लगता धूप ज़्यादा पड़ रही है तब कपड़े जल रहे हैं। इसी के साथ उसने मेरी सेहत पर भी ध्यान दिया था। मैं जानता हूँ मैं मोटा था, मुझे खाने का शौक़ था, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है अगर आपकी बीवी गुस्से में आ जाए। और इस तरह 8 महीनों में उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा पतला कर दिया। अब और ज़्यादा पतला करना चाहती है। और बाकी बात रही काम की, तो मेरे पिता का वो पार्टनर जिसने ज़मीन, वो काम हड़पा था, यक्षिणी की शक्ति मैं बयान नहीं कर सकता। वो क्या क्या करवा सकती है और कैसे कैसे करवा सकती है। मेरे पिता के पांव पड़कर उसने वो कागजात दिए थे। वो खुद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जैसे दृश्य रात को उसे नज़र आते थे। प्रेतों का झुंड उसके घर पर छोड़ दिया था उसने। इस तरह मेरी ज़िंदगी जो बदल गई थी, इस यक्षिणी ने फिर से सुधार दी।
दोस्तों, जैसा कि मैंने इस कहानी के शुरू में कहा था, मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहता। अब आप समझ गए ना। अगर आपको पता चल गया कि मैं किस शहर में रहता हूँ तो आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। आप चाहेंगे आपके भी छुटमुट काम हो ही जाएं, लेकिन कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं।